आने लगे। आवाज आ रही है? कुछ भी नहीं। अरे यार, आ रही है आवाज? हाँ, देखो मैं करूँगा। अब जो भी बोलेगा पढ़ाना कौन कौन। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब आप क्या ऐसा करना, अपना माइक म्यूट कर देना। कुछ देर बाद ही लेक्चर स्टार्ट होगा, अभी आप फोन छोड़ दो। जब लेक्चर स्टार्ट होगा पढ़ रही है तो म्यूट कर देना और तभी ऑन करना जब आपको कोई आंसर देना हो। हाँ, वैसे माइक म्यूट मोड में रखना है, तभी माइक अनम्यूट करना है जब आपको कोई किसी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं या कुछ पूछना है। ठीक है, तो जैसे कि काफी दिन से क्लासेस आपकी नहीं हो गई हैं, तो फाइनली हमने सोचा कि एक्चुअली अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्रैश कोर्स बैच चलने वाली बात थी, वही सारी क्लासेस अब होंगी। इस वीक में तो कुछ क्लासेस कम है, नेक्स्ट वीक क्लासेस और एकदम पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा। जब तक आपका एग्जाम की डेट तो मुझे अभी नहीं पता है, मे बी जून में होगा, कब होगा, लेकिन जब तक आपके एग्जामिनेशन की डेट नहीं आती तब तक ये क्लासेस होती रहेंगी और पूरा सिलेबस आपका रिवाइज है ना, स्टार्टिंग से लेके
पूरे टॉपिक्स एक एक करके हर दिन एक एक टॉपिक कवर करें, है ना। इसमें हर दिन एक एक टॉपिक हम आपके कवर करेंगे, ठीक है। पर्पस क्लास का वही है, जैसे आपको हम फिजिकल क्लासरूम में करवाते हैं वैसे सेम हम आपको इस क्लासरूम में करना है। बस फर्क ये है कि आपको थ्रू मतलब जो इसमें जो क्लासेस है ऑनलाइन, राइट। तो सेम वैसी क्लासेस चलानी है आपको, और पूरे वीक में जैसे इस वीक में जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ हाँ उस पे प्रैक्टिस वगैरह करो, और उसके बाद अगले वीक के टॉपिक मैं बता दूंगा आपको, मतलब अगली जो क्लास होगी एक वीक में, अब नेक्स्ट क्लास नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ भी जाएंगे इस बार, तो नेक्स्ट वीक से नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगे। तो जो भी टॉपिक्स नेक्स्ट वीक हम कवर करेंगे वो आपको बता देंगे, वैसे सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। जैसे अगर हम 11 से स्टार्ट करें तो स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, और जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे पहले आपको बताऊंगा ये हो चुका है कि अगले में ये वाला चैप्टर, तो हर क्लास में एक चैप्टर आपको कवर करना। कुछ बड़े टॉपिक्स होंगे तो उसमें 2 क्लास भी लग सकती है, लेकिन मोस्टली कोशिश ये करेंगे कि हर क्लास में एक एक चैप्टर आप क्या करोगे कवर, और कवर करने का मॉड ये है कि जैसे पहला टॉपिक आज हम काइनेमेटिक्स लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई आपको बहुत ज्यादा हम कोई थ्योरेटिकल चीजें बताएंगे, थ्योरेटिकल चीजें तो आप जानते हैं, तो मोस्टली मैं 1 बाय 1 न्यूमेरिकल दूंगा, वो आप सॉल्व करोगे, है ना। जैसे आप क्लास में, और जब आपका आंसर आ जाए तो अपने माइंड को अनम्यूट करके उसका आंसर दे दें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी वे में वी स्टार्ट आवर क्लास, राइट। तो 1 बाय 1 मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई टू देंगे। तो आज पहला जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स है, नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन होगा, उसके अगली क्लास में सर्कुलर मोशन होगा, जैसे जैसे आपके प्रोग्रेस हो जाएंगे पूरा सिलेबस कवर होगा। पहले 11th होगा, बाद में फिर हम 12th के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। तो पूरी चीजें आपकी रिवाइज करने का मेन हिस्सा कि हर सब्जेक्ट में मोस्टली चीजें आपकी क्या हो जाए आपकी बिफोर टेस्ट, मेंस या एडवांस में एडवांस लिखा जरूर है, जरूर बात है कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं दोनों चीजें एक साथ ही चलती है, राइट। 1 बाय 1 सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लो, ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है एज एग्जांपल 1, है ना। ग्राफ के ऊपर पहला क्वेश्चन है एग्जांपल 1, यहाँ पे v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में दिया हुआ है, और v स्क्वायर ऑब्वियसली बात है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, और ये जो ग्राफ है ये आपको इस तरह से दिया है कि v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और ये सारी चीजें आपको इस तरह दी हुई है। यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू 100 है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये s आपका इस केस में डिस्प्लेसमेंट है, वो यहाँ पे 25 मीटर, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन में जस्ट आंसर जो देना है वो ये देना है, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज, भाई कितना टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ग्राफ से क्वेश्चन। जो भी आपका आंसर आ रहा है अपने माइक को अनम्यूट करके उसका आंसर दो। अभी तो पहला क्वेश्चन चल रहा है। एग्जांपल 1, है ना, पहले जो आपने किए होंगे, है ना, उसके क्वेश्चंस को बस रिवाइज वन बाय वन। minus 40 meter per second square, माइनस 40 meter per second square, नहीं ये तो नहीं आ रहा है। ऐसे अपनी माइक को हमेशा म्यूट मोड में रखना है, जब आपको आंसर देना तभी अनम्यूट करो। इसके अवे इसमें आवाज नहीं आ रही यार।
पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर दे। अभी कोई बोल नहीं रहे, अभी टाइम लिया हुआ है। जब भी आपका आंसर आया तो बताओ। मैं आपके कोई कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, जब आप बताओगे आंसर तो उसको मैं इम्पोर्टेंस। आइए भाई। ओके, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस -2। हाँ सही आंसर है। इन्होंने सही बोला है कि एक्सटेंशन की जो वैल्यू होगी वो -2 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही आई हाँ। सर। एंड कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी? अगर एक्सटेंशन -2 आ गया तो वेलोसिटी आ जाएगी। सर 5 seconds टाइम। हाँ, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। कौन हाँ, तो एक्सटेंशन -2 होगा और टाइम 5 सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिख लो। है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिख लेंगे। y = mx + c से y = हो जाएगा -4x प्लस कांस्टेंट आपका। हाँ, तो कांस्टेंट आपका 100 हो गया। हाँ, तो ये आपका y = mx + c से v की इक्वेशन आ गई। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपका आ गया 2v * d/dx। है ना, और ये इक्वल हो जाएगा जब आपका -2। तो यहां से v * d/dx कितना है? है ना, v * d/dx कितना आ गया? -2। और आपको पता है v * d/dx का एक्सप्रेशन होता है ये भी एक्सप्रेशन हम कितना कर रहे हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि कोई भी ग्राफ दिया हो, मे बी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कुछ भी दिया हो, तो पहले आप उसकी इक्वेशन लिखो। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगा के हमने एक्सप्रेशन निकाली। और एक बार एक्सप्रेशन आ गया तो ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज करेंगे तो v = u + at से कब वेलोसिटी 0 होगी हम निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 होना है। इनिशियल वेलोसिटी t = 0 पे v² 100 है, मींस u की वैल्यू 10 हो जाएगी। एक्सटेंशन -2t आपने निकाल लिया है, तो t की वैल्यू आपकी 5 सेकंड। तो दोनों आंसर आ गया आपके कि अगर v² वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ किया है तो इतना एक्सटेंशन होगा और इतने टाइम के बाद वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगी आपकी g। ये हो गया एग्जांपल नंबर। ऐसे एग्जांपल नंबर 2, ये भी ग्राफ के ऊपर ही है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पहले आपने कभी किया भी हो, ये फिर भी ट्राई कर। यहाँ पे देयर इज वन ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। दिस इज xt ग्राफ है और ये xt ग्राफ सेमी सर्कल के फॉर्म में। xt ग्राफ किसके फॉर्म में? जैसे कि आपके सेमी सर्कल के फॉर्म में है। यहाँ पे टाइम है 2 सेकंड्स, सेंटर में इसके 5 सेकंड एंड दिस इज 8 सेकंड्स। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको जस्ट ये बताना है कि फाइंड आउट टाइम व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज velocity and instantaneous velocity is same। हाँ, किस टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? वो सेम। वो टाइम आपको find out the time and magnitude of the average and instantaneous velocity becomes same। इसको आप ट्राई करो और जो आंसर है आराम से बताओ। धीरे धीरे हम हायर लेवल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे। सर 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस नहीं, किस टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम? अगर xt ग्राफ सेमी सर्किल है, ये जो xt ग्राफ है उसका नेचर कैसा है? सेमी सर्किल।
आराम से ट्राई करो। आंसर आया? हेलो हेलो सर 3.2 आ रहा है। हाँ 3.2 सेकंड सही है ना? इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं कि टाइम इज इक्वल टू 3.2 सेकंड्स पे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है, राइट? क्योंकि हम सिंपल से जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, ये आपका होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो dx बाय dt होती है। तो पहले हम इस ग्राफ में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे किसी t टाइम पे अगर ऐसा होता है, यहाँ से किसी t टाइम पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होती है, तो आपको पता है t टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन इस तरह से ज्वाइन करूं, राइट, तो इसका जो स्लोप होगा, है ना, कि अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं, राइट, तो इसका जो स्लोप होगा वही तो एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी जब मैं जस्ट लिखूंगा डेल्टा एक्स बाय टी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा एक्स बाय टी, राइट। ये कोई डेल्टा एक्स हो गया, y क्या हो गया, देखिए आपका टी आ, राइट। अब ऐसा होता है कि ये चीज dx बाय dt के इक्वल तब होगी जब डेल्टा एक्स बाय टी की जो वैल्यू है ये यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट, जिस भी p पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, पहले तो आपका डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी, और ये dx बाय dt स्लोप का टेंजेंट भी तो होता है, तो ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका टेंजेंट हो गया। तो ये वो टाइम होगा जिस पे कि एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी dx बाय dt के क्या होगी, देखिए आपकी इक्वल, राइट। ये टाइम आपको निकालना है, तो जस्ट हम यहाँ पे एकदम बहुत एलिगेंटली इसको निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा स्टेप्स इसमें यूज नहीं होंगे। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया इस पी पॉइंट पे ऐसा होगा, जो टेंजेंट होगा वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा वैसे करोगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करना, तो जैसे हम ज्वाइन करेंगे आपको पता है कि इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 3, राइट। अब इसके बाद है ये 5 हो गया और ये 3, राइट। और इसके बाद ये 5 है और ये 3 है, तो ये चीज 4 हो जाए, और जैसे 4 हो गया आपको एंगल पता है 3 to 5 का पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा, और 37 डिग्री जैसे एंगल आ गया हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ये टाइम की वैल्यू होगी ये आपकी 4 cos 37 हो जाएगी। जब भी हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे, टाइम पे ऐसा हो रहा है, ये 4 है, 4 का cos कंपोनेंट है तो टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम जिस टाइम पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस cos के सेम होगी वो टाइम हो जाएगा 4 cos 37, राइट। अब होता है यहाँ पे आंसर आ गया 4 into cos 37 की वैल्यू आपकी 4/5 मींस ये 16/5 मींस जो टाइम की वैल्यू हो जाएगी वो 3.2 सेकंड। 3 सेकंड्स के बाद इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एज एग्जांपल 3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल 3 में ऐसा है, देयर इज ए इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा प्लेन जो है ये किसी एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, पूरा का पूरा प्लेन किसी एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, और जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से हम एक स्टोन हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, और यहां से हम एक स्टोन हॉरिजॉन्टली, और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये भी आपकी 10 मीटर पर सेकंड। ये हॉरिजॉन्टली हम 10 मीटर पर सेकंड से स्टोन को हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, तो आपको बताना है कि फाइंड आउट द टाइम
time when projectile hit the inclined plane. Projectile hit inclined plane. भाई कितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल जो है इंक्लाइन प्लेन को हिट, और उसमें प्लेन भी एक्सटेंड हो रहा है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। ये what's happening? सर 2 सेकंड है क्या? आंसर बताना, आपको 2 सेकंड आंसर सही नहीं 2 सेकंड नहीं है? ना। अच्छा क्या है? Find out time from which projection. Sir, √3. थोड़ा सा वेट करना है भाई, आप इसको थोड़ा सा कुछ भी नहीं हो रहा। यार ये क्या है? मेरा अकाउंट तो नहीं है ना? है? ठीक है। कुछ आंसर आया? थोड़ा सा रुक के बताओ, सही आंसर है। सर 1 सेकंड है। हाँ 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का आंसर नहीं। माइक म्यूट कर दो। 2/√3 सर। 2/√3 में लेट मी चेक, हो सकता है कि आपका आंसर सही हो, है ना। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें कोई वो 11th वाले फॉर्मूले के मत करिए, है ना। 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपको याद नहीं आ रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आपको इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही है, तो जस्ट आप यही करोगे इसमें कि एक्सेल डिफाइन करके इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई कर दोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आप सिंपल से ऐसा करो
कि जहां पे इसकी लोकेशन है उसी को एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लो। ये y एक्सिस x एक्सिस का ये ओरिजिन है ना, और जैसे हम करेंगे आपको पता है ये एंगल 30 डिग्री हो गया, राइट। तो इस v के दो कंपोनेंट हो गए, ये आपका हो गया tan cos 30 और ये आपका हो गया tan sin 30। हाँ भाई जस्ट आपने रिजॉल्व कर दिया। एक चीज और है, क्योंकि ये फ्रेम एक्सलेटेड तो आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि जब ये एयर में होगा तो g की जगह पे आप 20 ले लोगे, डाउनवर्ड एक्सेशन जो होगा इसकी वैल्यू 10 + 10 होगी, हाँ भाई g to tan 5 और इसके रिलेटिव में जब लेंगे तो एक tan और हाँ कि जब प्लेन के रिलेटिव लेंगे तो इसकी आपका और आ जाएगा। तो बस वही चीज है कि आपने एक्सेस इसको डिफाइन किया और g की जगह पे जो 10 डाउनवर्ड परसेंट स्क्वायर होता था अप्रोक्सीमेटली इसकी जगह पे जस्ट 20 हो गया। इसके बाद जस्ट आपको ये तो निकालना है कितने टाइम के बाद जाके ये स्प्रेड मिलेगा। तो आप इस एक्सेस ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लगा sy = u/t plus half ay into t। y axis के along we apply the equation of kinetics। तो आपको पता है जब ये प्लेन पे स्ट्राइक करेगा तो y axis के along डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। व्हाट इज uy? tan sin 30 डिग्री। टाइम तो आपको निकालना ही है, ay की वैल्यू में भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता है ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसके along जो एक्सटेंशन होगा वो आपका हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री। हां ये आपको पहले एक्सटेंशन y axis के along ले लो, y axis के along इनिशियल वेलोसिटी tan sin 30 हो गया और जो हो गया 20 cos 30। यहां पे आ गया माइनस हाफ 20 cos 30 into t स्क्वायर। हां इसको सॉल्व करके आप t की वैल्यू निकालो। व्हाट यू आंसर यू गेट, जस्ट लेट मी नो क्या आपका आंसर। हां ये सारी चीजें हम जानते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपने इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स अप्लाई। So 1/√3। हाँ 1/√3 जो टाइम की वैल्यू होगी दैट इज 1/√3। भाई मैंने बोला √3 सेकंड्स में कहीं आप रेसिप्रोकल करना बोल रहे हो तो जस्ट इट कम्स द सिंपल सा। देखो किसी भी क्वेश्चंस में कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चीज भी ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं इसमें भी बहुत लंबी क्वेश्चंस नहीं है, लंबी क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस आएंगे जब हम हीट वगैरह या रोटेशन करेंगे। अभी तो सिंपल से क्वेश्चन भाई इस तरह से आपने अप्लाई किया, ये क्वेश्चन लगाई और जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके टाइम की वैल्यू इतने टाइम के बाद ये जाके फिर से इस टाइम फ्रेम को क्या करेगा कि आपका इस टाइम, राइट। ये हो गया एग्जांपल नंबर जस्ट राइट। जैसे मैं अपने एग्जांपल नंबर 4 पे हां एग्जांपल नंबर 4 में वैसे देखो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का कंसेप्ट। देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल है ना और यहाँ पे एक दूसरी पार्टिकल भी माइक को म्यूट करो, अगर मैं सारे को म्यूट कर दूंगा, माइक म्यूट करो, बीच में किसी का माइक म्यूट हो गया, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। क्या ए कोई ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। आपकी किसी स्ट्रैंड में ये डिस्टेंस दी हुई है 3 मीटर और बी की जो डिस्टेंस है ये आपकी 4 मीटर। बीच में ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। पार्टिकल ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ स्टार्ट होता है विद स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड और पार्टिकल बी भी सेम टाइम में स्टार्ट होगा विद सेम स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं
तो मतलब जैसे दोनों मूव करेंगे इनके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती है ना, आप जानते हैं भाई जैसे जैसे मूव करेंगे इनके बीच की डिस्टेंस इनिशियल जो भी होगी अब धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होगी आपकी कम। तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर ये देना है कि फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इस केस में मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या भाई कितने मिनिमम डिस्टेंस तक की अप्रोच करेंगे, ये ट्राई करो जरा। कोई डाउट है तो पूछो क्वेश्चन में। दिस इज 3 मीटर और ये जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर। आई आवाज आई। सर हाफ मीटर। हाफ मीटर नहीं आ रहा। वन मीटर। 1 मीटर भी सही है। सर √3/2। √3/2 मीटर है ना। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो होगी इसमें एस मिनिमम √3/2 या अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 50√3 सेंटीमीटर। हाँ इसको भी सॉल्व करने के प्रॉपर मेथड है। जल्दी सेकंड में दिखाओ। है ना, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। मिनिमम ही हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब भी आपको ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है।
एक दो लाइन के पूरे के पूरे सॉल्यूशंस होते हैं। सिंपल सा, आप यहाँ पे एक लाइन बाइसेक्ट खींचो, एक लाइन खींच देते हैं, ये दोनों एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री हाँ, इस तरह से एंगल कितना होगा कि आपको 30 डिग्री है 30 डिग्री। उसके वजह से हम क्या करेंगे, इस 20 को आप रिजॉल्व कर दो, ये आपको हो जाएगा 20 cos 30 और ये भी आपको हो जाएगा 20 cos, राइट, और ये भी ले लेते हैं इस तरह से, ये आपको हो जाएगा 20 sin 30 और ये भी आपका हो जाएगा 20 sin 30। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि रिलेटिव के टर्म्स में हम सोचते हैं, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर ले रहा हूँ मैं, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ए ले रहा हूँ, तो आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी दोनों के सेम है, तो हॉरिजॉन्टल तो कोई मोशन होगा ही है ना, उसी चीज को मैं पूरे को रिलेटिव टर्म्स में बनाऊं तो रिलेटिव टर्म्स में तो मोशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। हम यहाँ पे जैसे ये बोल रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी माइक को म्यूट कर दो, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, वीडियो ऑफ का, माइक म्यूट का, जिसका ये माइक म्यूट है उसको म्यूट कर दो, माइक में ऑप्शन आता है आपके, ये तो नहीं माइक नहीं है क्या फायदा, यहाँ पे जस्ट ऐसा है, नहीं तो फिर मैं आइडेंटिफाई करके उसको अनम्यूट कर दूंगा। क्या करता है, ये आपका कोई ए इंटरसेक्शन पॉइंट ओ और यहाँ पे भी दूसरा बी, राइट, तो आपको देखिए ये वाला एंगल जो है, जस्ट आपने बोला कि हम ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ राइट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हम यहाँ पे बी की वेलोसिटी ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, आपको क्या हो जाएगी कैंसिल, ओके, अब आवाज नहीं आ रही, ठीक है, ओके, ठीक है, जैसे हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पे आपका ए है दूसरा बी है, तो आपको दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चलिए आपकी जीरो, और जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी पार्टिकल की होगी, तो हम ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको क्या है, ये 20 sin 30 है, 20 sin 30, तो दोनों ऐड होके ये आपकी 40 sin 30 होगी, 40 sin 30, और आपको मैंने जस्ट एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी आप किसी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए लेते हैं, तो ये आपका स्टेशनरी हो जाएगा, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, चलिए आपका रेस्ट आ जाएगा, या उसका उल्टा भी सही है, अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लोगे, राइट, तो जिसके रिस्पेक्ट में लेंगे वो रेस्ट आ जाएगा, मैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी ले रहा हूँ, बी आपका रेस्ट आ गया, और ए जो है इस तरह मूव करता है, और बात है डायरेक्शन अपोजिट से 40 हो जाएंगे, तो 40 9 30 मींस ये आपका 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे है, राइट, तो आपको है एक तो रेस्ट पे आ गया, हॉरिजॉन्टल को मोशन नहीं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, जस्ट ये चीज इस तरह से मूव करेगी और इसकी क्लोज आती जाएगी, और जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा वो यही तो हो जाएगा,
जैसे हम सॉल्व करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी तो क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी यही आपकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ आपके और ये एंगल हम जानते हैं, ये एंगल आपका कितना हो गया, क्योंकि आपका 30 डिग्री। जैसे ही एंगल 30 डिग्री आपने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे आपका ये भी एंगल 30 डिग्री, राइट। और हम ये जानते हैं कि बीच में ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है, क्योंकि ये 3 मीटर था, ये भी 3 मीटर, तो ये आपका 1 मीटर है, राइट। मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी एस मिनिमम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 cos θ, मींस √3/2 मीटर, मींस एस मिनिमम की जो वैल्यू होगी 50√3 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए कि बहुत ज्यादा कोई घबराना नहीं है आपको, जैसे आपने किया जस्ट रिजॉल्व कर दो। तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक वेलोसिटी ऐसी चीज होगी, जब हम वर्टिकल इलेक्ट्रिक वेलोसिटी लेंगे तो डबल हो जाएगी। वैसे इसके क्वेश्चन में कोई यूज नहीं, वो यूज तब होता अगर आपसे टाइम कैलकुलेट करने पूछता। उसके बाद आपको पता है कि जैसे आपने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ली, बी तो रेस्पेक्ट है, ए इसके क्लोज आता जाएगा, और जब भी ये मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे आपका 50√3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 5, राइट। ये एग्जांपल नंबर 5, राइट। ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 5, 40 होगी ना जस्ट नोट इट डाउन सर? हाँ बताओ। सर ए की वेलोसिटी 40 होगी ना? टाइम की वैल्यू ए की जो स्पीड है बी के रिस्पेक्ट में, ए की बी के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 sin 30 हो जाएगी ना, तो 20 हो जाएगी अल्टीमेटली, 20 होगी। भाई 20 sin 30, 20 sin 30, 40 sin 30 हो जाएगी। और अच्छा 40 ठीक। sin 30 में sin 30 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली 20 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हम वैसे उसका कोई यूज नहीं, अगर आपको टाइम को उसका यूज ये हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं और रिलेटिव मोशन के बढ़िया क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल नंबर 6 लो। एग्जांपल नंबर 6, देखो एग्जांपल नंबर 6 में ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सॉल्व करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन। यहाँ पे सपोज किसी कार की विंड स्क्रीन, ये किसी कार की क्या है, आपकी कोई विंड स्क्रीन, और आपको दिया हुआ है कि इस कार की विंड स्क्रीन का जो एंगल है, दिस एंगल इज सपोज 15, और एक दूसरी कार है, इसका भी विंड स्क्रीन दिया हुआ है, इसका एंगल 30 डिग्री है ना। भाई दो कार हैं, दोनों कार का विंड स्क्रीन का जो एंगल है 15 डिग्री और 30 डिग्री, और यहाँ पे ये कार मूव कर रही है किसी v1 वेलोसिटी से, और ये कार मूव कर रही है किसी v2 वेलोसिटी। दो कार की विंड स्क्रीन है 15 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल, ये v1 से ये v2 से। और जस्ट इस केस में आपको ये बताना है, if hailstone vertically downward है ना, कि हेलस्टोन जो है जो कि एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है, एंड आफ्टर इलास्टिक collision it appears to both driver rebound vertically upward, then find out v1 by v2, ये जो v1 एंड v2 है इसका रेशियो निकालना, राइट। तो एग्जांपल नंबर 6 में ये आपको क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट राइट इट डाउन।
अगर दोनों कार के ड्राइवर को ऐसा लग रहा है कि इलास्टिक कोलिजन के बाद हेलस्टॉर्म रिबाउंड करके वर्टिकल जा रहा है, तो दोनों V1 और V2 का रेशियो क्या है? सर 1/√3. हाँ, क्या आंसर आ रहा है? 1/√3. 1/√3 तो सही नहीं है, ठीक से सॉल्व करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे वो रेन एंड मैन क्वेश्चन सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हेलस्टॉर्म वर्टिकल आ रहा है, विंड स्क्रीन से रिबाउंड के बाद फिर से वर्टिकल हो जाए। वर्टिकल दिखता है, होता नहीं। वो आपको V1 और V2 का रेशियो क्या आंसर आ रहा है? 1/3. 1/3 इज द करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। ये जो V1 एंड V2 का रेशियो है, दैट इज इक्वल टू द 1, है ना? 1/3 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। हाँ, V1 और V2 का ये रेशियो होगा 1/3। सिंपल से देखो, ऑब्जेक्ट कांसेप्ट है कि किसी भी एक केस में ले लेता हूँ, तो ऐसा है कि मैं पहला ले लेता हूँ, कोई भी कार सिंपल ले लेता हूँ, इससे ये वाला एंगल अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। इसने बोला है कि हेलस्टॉर्म एक्चुअली में वर्टिकल आ रहा है, इस वेलोसिटी से आ रहा होगा, है ना? इस तरह से किसी वेलोसिटी चल रहा होगा, मे बी आपको वेव वेलोसिटी ले लो, राइट? और आप समझ रहे हैं ये पूरी चीज V1 से इधर जा रही है, तो आप यहाँ पे -V1 लेना होता है रिलेटिव वेलोसिटी में, ये आपका हो गया -V1। इस तरह से ये जो वेलोसिटी होगी ये आपकी होगी -V, हाँ, ये इस तरह से -V1 वेलोसिटी होगी। आप इसको इस तरह से ले लो कि ये आपकी रिजल्टेंट हो गया, हाँ, ये आपका हो गया कोई भी, और ये आपका हो गया -V, हो जाएगा V वेक्टर -V1, हाँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो कि प्लेन के रिस्पेक्ट में। इसके बाद रिबाउंड होगा और रिबाउंड होके वर्टिकल हो जाएगा। रिबाउंड होके कैसे हो जाएगा? सिंपली आपकी वर्टिकल, राइट? तो इसमें बोला हुआ है कि इस तरह से आती है, उस तरह से क्या हो जाती है, सिंपली आपकी वर्टिकल। तो आपका ध्यान दो, ये वाला जो एंगल होगा ये अल्फा है, ये वाला एंगल भी होगा, ये वाला एंगल भी होगा आपका अल्फा, और ये बेगम देगी बात।
एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे सर, आपके सेम होंगे। और अगर ये दोनों एंगल सेम है ना, सिंपल से आपने बोला ये बी है माइनस बी वन हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में इस तरह से है। और रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल होना मींस नॉर्मल से इसका अगर एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो आपको पता है ये बीच वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस 2 अल्फा, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो इस ट्राइंगल में जो tan 90 माइनस अल्फा 2 अल्फा होगा ये इक्वल हो जाएगा v का मैग्नीट्यूड बाय v1, राइट। ऐसे जब हम दूसरी कर लेंगे तो यही एंगल हो जाएगा tan 90 माइनस 2 बीटा, उसका एंगल अगर बीटा ले ले और वो हो जाएगा v माइनस b, राइट। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर, तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे अल्फा एंड बीटा में 10 का आंसर है। यहां से v1 और v2 का हम रेशियो निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू आपकी 15 है और बीटा जो है वो 13 है ना। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो v तो कैंसिल हो जाएगा, v कहता है v1 v2 का रेशियो ये 1/3 दिस रेशियो इज 1/3। ये काफी यूनिक क्वेश्चन आता है। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व एक जनरल टर्म्स में लाके फाइनली मैंने इस v1 और v2 का क्या कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए आपका क्या था, ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 6। जस्ट ट्रेन एंड मैन क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 6 के बाद एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 जस्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। इसमें आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक स्टोन को हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी v0 वेलोसिटी से कितने एंगल पे, थीटा एंगल। किसी स्टोन को हम मॉड्यूलस से प्रोजेक्ट करते हैं v0 वेलोसिटी पे थीटा एंगल। सॉरी उससे छोटे वाले पकड़ रहा हूँ, राइट। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वेरिएबल g है ना। कि नॉर्मल क्वेश्चन में g क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें g कांस्टेंट नहीं बल्कि g क्या है, वेरिएबल। और आपको दिया हुआ है कि g एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है ये b into t। अरे ये भी तूने उठाया, उसे तो दे दे। टाइम के साथ g क्या हो रहा है सके आपका g एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो सके आपका bt, जिसमें b कांस्टेंट है। जस्ट आपको इस केस में बताना कि फाइंड आउट अबे मैक्सिमम अबे कुछ चमक रहा है क्या? सब्जी का हॉरिजॉन्टल कैमरा देखे कितना गंदा है। हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा हमारी तो हाथ देना। अबे यार गंदा है बहुत ज्यादा। सर कैमरा क्लीन करो। सर अब तो और भी गंदा। नहीं बोलो बीच में, जो भी चीज है पर्सनल मैसेज कर दो। फाइंड आउट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बज रहा। अबे तुझे कुछ चमक रहा है ये बता। फिर भी ना थोड़ा बहुत तो चमके। हाँ जब तो मेरी जब बोली आ रही कम आ रही है बहुत। अबे हेडफोन लगा दे। फाइंड आउट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अरे ठीक है यार चल हेडफोन लगा ले, उसमें ज्यादा सही आवाज आ रही है उससे। अबे पुश हो गई क्या वीडियो? अब मेरी वीडियो आ रही है क्या? है
इसमें g वेरिएबल है, g एज अ फंक्शन ऑफ n आपको दिया, that is equal to the v2. Then find out maximum horizontal range. क्या करेंगे? जो भी आंसर है मुझे बताओ। क्या आंसर है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी अगर g टाइम के साथ लिनियरली चेंज हो जाए, where b is a constant. b इसमें क्या है? कांस्टेंट. Sir, 3 under root v naught square by 2b. क्या अब ऐसा कर लो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बजाय आप ये निकाल लो कि जब तुमने थीटा बदल दो, थीटा की किस वैल्यू के लिए रेंज विल बी मैक्सिमम. what value of the theta range will be maximum, ये बताना. on what value of the theta range will be the maximum? 0. हाँ, theta तो कुछ है ही, 0 कुछ नहीं. on what value of the theta range will be maximum if g is valid? 45. Hello. 45. 45 का मतलब जब g कांस्टेंट है. 45. बताओ. जब g कांस्टेंट रहता है तब 45 डिग्री कितना चेंज हो. नहीं. ना मैं.
सर tan इनवर्स 1/√2। हाँ ये सही आंसर है ना। थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan इनवर्स 1/2, बिल्कुल सही आंसर है ना। अब से थीटा जो होगा दैट इज द tan इनवर्स 1, बिल्कुल सही। देखो इसको बेसिक से सॉल्व करना होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते इसे। जब हम बेसिक से इसको सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 7 में, तो ये आपका जस्ट ऐसा हो जाएगा, ये आपका भैया ये बंद कर लो। और यहाँ से V0 से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये एंगल थीटा है, तो आपको कहना है किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी, जी अगर वेरिएबल है ना। तो पहले तो मुझे V0 को आप सॉल्व कर दो, ये आपको आ जाएगा V0 cos थीटा और ये हो जाएगा आपका V0 sin, और G वर्टिकल डायरेक्शन वेरिएबल, राइट। तो G एक्चुअली वर्टिकल एक्सेलेरेशन है, राइट। तो यहां से हम G की जगह पे लिख सकते हैं dVy/dt is equal to B, where Vy is the vertical velocity। हम ये निकालना चाहते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस केस में हम ये निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द Vy एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप इसको वेरिएबल सेपरेट कर दो, यहां से आ जाएगा dVy is equal to हो जाएगा bt into d, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो इससे वर्टिकल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो आपको पता है जब टाइम इज इक्वल टू किसी केस में जब 0 होगी तो वर्टिकल वेलोसिटी थी आपकी v0 sin, राइट। और किसी t टाइम में आपको वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी, तो यहां से vy की वैल्यू आ जाएगी, vy जो होगा ये आपका हो जाएगा v0 sin थीटा प्लस bt स्क्वायर में, हाँ ये आपके आगे वर्टिकल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v0 sin थीटा प्लस bt स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, इसलिए आपको t आ जाएगा। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे माइनस साइन एक लगा दें, है ना, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ये जरूरी भी है क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड ली, वो हम उसको क्या करेंगे, सबसे आपका पुट कर देंगे, राइट। इस तरह से हम उसको पुट करेंगे इसकी। सॉल्यूशन देखने चलेगा, है ना। तो ये जस्ट हमने इसमें इस तरह से पुट किया, तो यहाँ से आपका वर्टिकल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, और इस वर्टिकल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dy/dt। तो dy/dt की वैल्यू हो जाएगी v0 sin थीटा माइनस bt स्क्वायर बाय, तो यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो यहाँ से आपका y जो होगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये आ जाएगा v0 sin थीटा t माइनस bt क्यूब बाय 6, राइट। तो आपको पता है कि पहले तो इसका y 0 था, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकालेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो वो टाइम निकालना होगा जब फिर से y निकलेगा। जस्ट आपको पहले g से आपने vy एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, फिर उसको dy/dt पुट करके y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, जब फिर से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y आप 0 पुट कर दो, जैसे हम 0 पुट करेंगे यहाँ से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा माइनस bt क्यूब बाय 6। तो भाई किस टाइम पे y की वैल्यू 0 होगी, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी √6 v0 sin थीटा बाय b। यहां से आप टाइम कैंसिल कर दोगे, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, और इस टाइम ऑफ फ्लाइट में इसकी आप रेंज निकालो कि कितना ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, भाई इस टाइम में कितना ये हॉरिजॉन्टली आपका मूव करेगा, तो निकालेंगे कि भाई इसका जब आप रेंज निकालोगे x, ये आपको हो जाएगा v0 cos थीटा इनटू टाइम, है ना, और टाइम फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दो, तो v0 cos थीटा अंडर रूट ऑफ आपका आ गया 6 v0 sin थीटा बाय, तो ये आपने x निकाल लिया कि भाई ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। अब आपको ये तो निकालना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए x मैक्सिमम है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो,
dx by dt था और इसको आप 0 पुट करना। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट हुआ। पहले मैंने dy निकाला, फिर y निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर रेंज का एक्सप्रेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ हीट, और फिर मुझे निकालना है कि थीटा की किस वैल्यू पे ये रेंज मैक्सिमम होगा। तो dx by dt डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे, जैसे 0 पुट करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मींस जो थीटा होगा वो tan इनवर्स 1/2। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक से सॉल्व करके नॉर्मली हमें आंसर मिलता है। तो जस्ट हमने इसको डिफाइन किया, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन किया, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो एक लास्ट क्वेश्चन है ना। तो आज हमने काइनेटिक्स पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन की रिवीजन करेंगे। काइनेटिक्स के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन होगा, तो थोड़ा सा आप उससे रिवाइज करें और नंबर ऑफ क्लासेस भी आप पढ़ेंगे, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन आप लिख लो, दैट इज द मैन एंड रिवर क्वेश्चन, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन जो है मैन एंड रिवर क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल में ये आपकी कोई रिवर और इस रिवर की आपको विड्थ दी हुई है 500 मीटर, हाँ रिवर की विड्थ कितनी दी हुई है 500 मीटर। यहां से एक मैन या बोट जो है वो स्टार्ट होती है परपेंडिकुलर विथ 5 मीटर पर सेकंड। ये रिवर फ्लो में एक बोट स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है विथ 5 मीटर पर सेकंड और रिवर फ्लो हो रही है। इसमें जो रिवर की वेलोसिटी है v वो वेरिएबल है ना। इसमें जो रिवर की वेलोसिटी v है दैट v इज वेरिएबल। एक्चुअली में क्या होता है, v जो वेरिएबल है इसका फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये y से वेरी करता है। y एक्सिस जैसे जैसे चेंज होगा v की वैल्यू रिवर की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो जहां पे y की वैल्यू लेस देन 250 मीटर है वहां पे रिवर की वेलोसिटी आपको दी हुई है y/25। तो जैसे जैसे y चेंज होगा इस फंक्शन से रिवर की वेलोसिटी वैल्यू, और जब y की प्लीज वैल्यू रिपीट। जस्ट मैन की वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, रिवर की वेलोसिटी वेरिएबल। जब y की वैल्यू लेस देन 250 मीटर है तो v की वैल्यू जो है वो y/25, y इसका y कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट चेंज होगा रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, और जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 250 मीटर होगी तो उस केस में जो v की वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है 20 माइनस y/20। ये आपको y इतना होगा तो v एज अ फंक्शन ऑफ y ये दिया हुआ है, y जब इतना होगा तो v एज अ फंक्शन ऑफ y। इस केस में आपको ये बताना है कि फाइंड आउट टोटल ड्रिफ्ट। इस पूरे केस में टोटल ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है। मान लो ये इस तरह से कोई पाथ फॉलो करके जा रहा है ना, कोई भी कर्व पाथ वगैरह, तो इसके ये ड्रिफ्ट x कितना होगा इफ रिवर वेलोसिटी इज वेरिएबल। v is the velocity of river, velocity of river। yeah, let's put the try to
मतलब हाफ फिट तक ये फंक्शन वैलिड है, हाफ फिट के बाद ये फंक्शन है, तो टोटल ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है ये भी जरूर। यस सर। मेरे को प्यारा पुकू मैं सुबह शाम रात 2 दिन मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंगा मेरे को प्यारा, चरस गंगा मेरे को प्यारा। यार बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, ये तो क्लास बंद करवा देंगे, समझ रहे हो ना। और दूसरे लैपटॉप में देख रहे हैं हम, तुरंत आपके घर में फोन भी चला जाएगा। लैपटॉप में क्लास के वो मॉनिटर बैठ के देख रहे हैं तुम्हें, जो क्लास इंचार्ज हैं। 1 मिनट में फोन चला जाएगा घर पे। ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना आपकी वो है, लेकिन क्लास में ज्वाइन करके डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को। नंबर ही ब्लॉक करवा देंगे। तो करना है, नहीं करना नहीं करना, लेकिन जो कर रहे हैं उनको फायदा होना। सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सारे लेक्चर रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। आंसर आ रहा है, बताओ। फाइंड आउट टोटल ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में। ओके कोई नहीं, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, घर पे जाके सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका आंसर बताओ। 300। हाँ नंबर 300 सही आंसर नहीं। पहले घर पे थोड़ा सा सॉल्व करो, जो आंसर बता रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल टेक अप द टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन की क्लास में, राइट। तो वो क्लास होगी मेरी तो। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर।